हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 और 1935 के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट हैं और प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत करेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। इसके बाद 1907 में सूरत विभाजन होता है। ये तीनों एक ऐसी घटनाएं थीं जिनकी वजह से अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि भारत में राष्ट्रीयता का धीरे धीरे राष्ट्रीयता कमज़ोर पड़ रही है। और उनको ये अवसर मिल गया कि अगर हम भारतीयों की जो एकता है, अगर उसको हम ख़त्म कर सकें तो ब्रिटिश राज को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो इसी के क्रम में उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1909 को पेश किया था। और आपको बता दें कि ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ही प्रश्न बनाकर पेश किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 या फिर भारत शासन अधिनियम 1909 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो आइए देख लेते हैं। पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 1906 में जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्थापना होती है और 1907 में क्या हुआ, गरम दल और नरम दल में विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पर ये प्रयास किया गया दिखाने का कि जो भारतीय हैं उनको वायसराय और गवर्नरों की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया। वजह ये थी कि जो नरम दल के लोग थे उनको सभी संतुष्ट करना था, साथ ही साथ जो मुसलमान थे उनको संतुष्ट करने के लिए यहाँ पर पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई मुसलमानों के लिए। तो इस अधिनियम में मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की भी अवधारणा पेश कर दी गई। एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए जो तैयारी थी इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास किया गया और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा पेश की गई। इससे हमारी जो राष्ट्रीयता थी, जो एकता थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ये होगा कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तो आपको पता होगा कि 1909 से पहले जो वायसराय की एक्टिंग काउंसिल होती थी, कार्यकारी परिषद होती थी, उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं होता था। लेकिन सूरत विभाजन के बाद जो नरम दल के लोग थे उनके प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाते हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल कर दिया गया। यहाँ पर एक और भी विवाद खड़ा हुआ था और मुस्लिम लीग ने यह कहा था कि दो लोगों को कार्यकारी परिषद में शामिल किया जाए। अगर एक हिंदू है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो एक मुसलमान को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ही वायसराय की जो एक्टिंग काउंसिल थी उसमें शामिल किया गया। तीसरा बिंदु है कि इस अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 160 कर दी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका भारत शासन अधिनियम 1892 था, इस अधिनियम में जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 रखी गई थी। इसको आगे चलकर जब 1909 का मार्लो मिंटो सुधार पेश किया गया तो इसमें कर दिया गया कि 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद थे उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और ये बढ़ाकर 16 से 60 के बीच में कर दी गई। अगला बिंदु है कि इस अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों को बढ़ाया। अब सदस्य जो पूरक प्रश्न थे वो पूछ सकते थे और बजट का प्रस्ताव भी पेश कर सकते थे। और इस अधिनियम ने मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा पेश की। साथ ही साथ फ्रेंड्स कि इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। एक तरीके से यहाँ पर बांटने का प्रयास किया गया और हालांकि ये दिखाया गया कि हम बहुत ही उदारवादी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सभी का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यप्रणाली थी इनकी, इनसे हमारी जो राष्ट्रीयता थी उसको प्रतिदिन कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो लॉर्ड मार्ले थे ये तत्कालीन भारत सचिव थे और जो लॉर्ड मिंटो थे ये तत्कालीन भारत के वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। सरकार इन सुधारों के द्वारा नरमपंथियों और मुसलमानों को लालच देकर राष्ट्रवाद के तूफान को रोकना चाहती थी। शासन का
उत्तरदायित्व एक वर्ग को और शक्ति दूसरे वर्ग को सौंपी गई, ताकि जो है यहाँ पर जो सामंजस्य है, जो बैलेंस बन रहा है, उसको तोड़ा जा सके। ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई कि विधानमंडल और कार्यकारिणी के मध्य कड़वाहट बढ़ गई। और देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ने केवल संपत्ति के स्वामित्व और शिक्षा वाले भारतीयों के एक छोटे से अल्पसंख्यक को चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान किया। 1910 में जो विधान परिषद के चुनाव हुए, तो 1910 के विधान परिषद चुनावों में पूरे भारत में 135 भारतीयों को प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तो भारतीयों को मौका मिला, अवसर मिला, और कुल मिला के पूरे भारत में 135 भारतीयों को प्रतिनिधि चुना गया था विधान परिषद चुनाव 1910 में। मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ये स्टेटमेंट किसका है? तो गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी राष्ट्रीयता को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, उससे हमारी राष्ट्रीयता बहुत अधिक कमज़ोर हुई, और निश्चित रूप से यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ती है। तो ये आपका हो गया 1909 का भारत शासन अधिनियम। अब आइए देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। पहला बिंदु है कि भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को प्रशासनिक तौर पर अलग अलग किया गया। कैसे किया गया, आगे आपको बता रहे हैं। अगला बिंदु है, केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के मामले शामिल थे, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के मामले थे वो केंद्रीय सूची में रखे गए, और राज्य सूची में जो खास प्रांतों से जुड़े मामले शामिल किए गए। तो प्रांतीय सूची अलग थी, उसमें राज्य सूची में जो प्रांतों से जुड़े मामले थे, और उसमें भी जो खास प्रांत थे, यानी कि ऐसे प्रांत जो कि अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उनसे जुड़े जो मामले थे वो राज्य सूची में शामिल किए गए। गवर्नर जनरल को अहम कार्यकारी अधिकार दिया गया है। एक तरीके से गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार गवर्नर जनरल के ही पास था, और अगर राज्य सूची में या फिर कहीं पर भी कोई ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनती थी जिसमें किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होती थी, तो निर्णय जो फाइनल होता था वो गवर्नर जनरल ही लेता था। उदार तानाशाही का अंत किया गया। अधिकारियों द्वारा खुद को समृद्ध करना, यानी कि कुछ ऐसे नियम जो बनाए गए थे जिसके द्वारा जो अधिकारी थे वो धनोपार्जन कर पाते थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से ये देखा गया कि जो भी पैसे का अर्जन होगा, जो भी पैसा प्राप्त किया जाएगा, जो भी धन अर्जित किया जाएगा, वो सीधे सीधे अधिकारियों को न मिलकर कंपनी को जाएगा। ये यहाँ पर प्रयास किया गया, और इस अधिनियम ने भारत के जवाबदेह प्रशासन की शुरुआत की। हालांकि कहने के लिए था कि जवाबदेह प्रशासन, यानी कि जो प्रशासन की जवाबदेहिता थी उसको तय करने का प्रयास यहाँ पर किया गया था। और 1919 से लेकर 1929 तक 10 साल तक यह कानून जो है वो प्रभावी रहा था। साइमन कमीशन को 10 साल बाद इसका मूल्यांकन करना था। अगला बिंदु है कि यह अधिनियम तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू, उस समय जो भारत सचिव थे कौन थे? एडविन मॉन्टेग्यू थे, और 1916 से लेकर 1921 के बीच भारत के वायसराय रहे लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। इसीलिए इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1921 में लागू किया गया था। और देखो, यहाँ पर जो प्राथमिक लक्ष्य था इस सुधार का, इस एक्ट का, वो ये था कि सरकार में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। द्वैध शासन क्या होता है? राज्यों में 2 सरकारें होंगी, एक जिम्मेदार होगी और एक निष्क्रिय पड़ी रहेगी, तो इसे कहा गया था द्वैध शासन। विषयों को केंद्रीय विषयों और प्रांतीय या राज्य विषयों में विभाजित किया गया था। तो विधायी विषयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। जो विधायी विषय थे उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया था। एक था आपका आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में जिसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि, राजस्व, सिंचाई आदि आते थे, उनको आरक्षित विषयों में रखा गया। हस्तांतरित में रखा गया था शिक्षा को, स्वास्थ्य को, स्थानीय सरकार को, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि विषयों को हस्तांतरित विषयों में शामिल किया गया था। वायसराय को कोई भी विधेयक लाने का अधिकार था, यानी कि वायसराय को यहाँ पर सर्वोच्च माना गया था। अगर विधानमंडल कोई कानून लाना चाहता था तो उससे पहले उसे वायसराय से अनुमति लेनी पड़ती थी। और इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानसभा में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की। मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, इसमें एक विधानसभा और एक राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा ये निचला सदन होता था, राज्य परिषद ये उच्च सदन होता था। विधानसभा में
कुल 145 सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 3 साल का होता था। राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य होते थे और इनका कार्यकाल 5 साल का होता था। अगला बिंदु है, भारत सचिव और गवर्नर जनरल को आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप की अनुमति थी। ठीक है, तो जो आरक्षित विषय थे उसमें भारत सचिव और गवर्नर जनरल सीधे सीधे हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे उसमें भारत सचिव और गवर्नर जनरल के लिए जो अधिकार थे वो थोड़े सीमित कर दिए गए थे। विधेयकों और अध्यादेशों पर राज्यपाल वीटो लगा सकता था। राज्यपाल को काफ़ी शक्तियाँ यहाँ पर प्रदान की गई थी। महिलाओं ने पहली बार मतदान किया। प्रांतीय स्वशासन की अवधारणा यहाँ पर पेश की गई थी। स्वशासन को सरकार की मान्यता मिली, जिससे जो होम रूल और नेशनलिस्ट लीग की मांगों को अब राजद्रोह नहीं माना जा सकता था। केंद्रीय विधानमंडल की सीटें ब्रिटिशों की नज़र में प्रांत के महत्व के आधार पर वृद्धि की गई, न कि जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल में जो सीटों की संख्या थी उसे अंग्रेज़ों की नज़र में जो प्रांत महत्वपूर्ण थे वहाँ से ज़्यादा, और जहाँ पर जो प्रांत ब्रिटिशों की नज़र में कमज़ोर थे यानी कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, वहाँ से कम सीटें यहाँ पर चुनी गई थी। जनसंख्या का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था। जनसंख्या अधिक हो कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो केंद्रीय विधानमंडल की सीटें जो थी वो एक तरीके से अंग्रेज़ों ने स्वयं यहाँ पर तय की थी। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। आपको पता ही होगा कि रॉलेट एक्ट, जिसके अंतर्गत आगे चलकर आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था इसी के विरोध में। तो 1919 में ही रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिसमें प्रेस और आवागमन की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रशासन की इच्छा का संकेत ये मिला था कि भारत में धीरे धीरे जिम्मेदार सरकार शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें जो हैं वो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत जो है यहाँ पर पेश की गई थी। इसके बाद आता है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की थी और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र व प्रांतों के बीच सत्ता का विभाजन किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। देखो, ध्यान देना कि भारतीय संविधान का जो प्रमुख स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 को ही माना जाता है। 1935 एक्ट ही भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि संघीय शासन की स्थापना की गई थी। अब इस संघ में 2 इकाइयाँ थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें। हालांकि संघीय व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं ये वायसराय के अधिकार में चली गई थीं। ठीक है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि राज्यों में जो द्वैध शासन लागू होता था उसको समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन जो था इसको लागू कर दिया गया था। तो केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया और इस अधिनियम ने केंद्र और राज्यों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया था। संघीय सूची, इसमें 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो इन्हीं के आधार पर शक्तियों का जो बंटवारा था वो केंद्र और राज्य के मध्य किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि इसी एक्ट में दलित, मजदूर और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन की व्यवस्था थी ये 1909 में की गई थी। इसके बाद दलित, मजदूर और महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत सचिव की परिषद थी जिसकी स्थापना की गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम में, उसको समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया, कितना, 10%। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही किया गया था। वर्मा, जिसे अब आप म्यांमार कहते हैं, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1937 में। देखो, ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो भारत के जो है कुल मिला के 2 नहीं 3 टुकड़े हुए थे। 1937 में ही म्यांमार को अलग कर दिया गया, तब ये बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसके बाद आगे चलकर पाकिस्तान बना। तो यानी कि ब्रिटिश काल में जो हमारा अखंड भारत था उसके 3 टुकड़े कर दिए गए। संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। और ध्यान देना कि 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। तो ये जो तीनों एक्ट हैं फ्रेंड्स, इनसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में और यहाँ पर इनको समराइज करने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये पूरा का पूरा जो सेशन है इसको पढ़ना चाहते हैं और इसका जो ई नोट्स आप चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एक बार जाकर आप इसे पुनः
पढ़ सकते हैं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।